कहानी शुरू होती है 1480 से, जब रोमानिया में राजकुमार व्लाद अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ रहा करता था। व्लाद एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था, दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी कुछ सैनिक एक दुखद समाचार लेकर आए कि ऑटोमन साम्राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी है, इसलिए उन्हें जाना होगा। व्लाद एलिजाबेथ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए वो राजी हो गया और एलिजाबेथ की सुरक्षा के लिए उसे दूसरे महल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। इसके बाद एलिजाबेथ को लेकर कुछ सैनिक दूसरे महल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि व्लाद अपनी पोशाक पहन पोप के पास आशीर्वाद लेने जाता है। वो अपनी जीत के साथ साथ एलिजाबेथ की सलामती की दुआ करने को भी कहता है, क्योंकि उसके लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ थी। इसलिए वो पादरी से कहता है कि वो प्रेयर करे कि एलिजाबेथ को कुछ ना हो, क्योंकि उसे कुछ हुआ तो व्लाद भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद वो अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में दुश्मन सेना का सामना करने के लिए चला जाता है, जहां दुश्मन की सेना हथियारों से लैस तैयारी खड़ी थी। व्लाद ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन्हें फंसाने के लिए आग के बैरल जलाए और जो बच गए उन पर तीरों से तलवारों से हमला किया। इस तरह उसने युद्ध को अपने नाम कर लिया और दुश्मन की सेना को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑटोमन सैनिकों ने एलिजाबेथ और उसके साथ जा रहे सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिक तो मारे गए, लेकिन एलिजाबेथ जैसे तैसे अपने घोड़े पर सवार होकर भागने में कामयाब हो गई, लेकिन दुश्मन सैनिक अभी भी उसके पीछे थे। जल्द ही यह खबर व्लाद तक पहुंचाई गई और वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन सैनिकों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो जमीन पर बैठी अपने आखिरी पलों को गिन रही थी। व्लाद ने गुस्से में सभी सैनिकों को मार गिराया और एलिजाबेथ को बाहों में भर लिया। उसने आखिरी बार व्लाद को देखा और दम तोड़ दिया। व्लाद एलिजाबेथ की डेथ से बौखला गया। वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ महल पहुंचा और पादरी को पूरी बात बताते हुए पूछा कि क्या उसने उसकी पत्नी के लिए प्रेयर नहीं की थी। इस पर पोप ने कहा कि वो जो कर सकता था उसने किया, लेकिन ये डेस्टिनी है। व्लाद का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ और उसने पोप से कहा कि वो एलिजाबेथ को वापस से जिंदा करते, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। पर पोप ने कहा कि वो दोबारा जन्म लेगी और एक बार फिर व्लाद अपनी पत्नी से मिलेगा। बस ईश्वर पर यकीन बनाए रखना होगा। लेकिन व्लाद का भगवान पर से भरोसा उठ चुका था। उसने भरी सभा में ऐलान किया कि ईश्वर होता ही नहीं है। आज के बाद वो ईश्वर का नाम भी नहीं लेगा। इसके बाद पोप से उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा, लेकिन पोप ने कहा कि वो सिर्फ ईश्वर का मीडिएटर है। तब व्लाद ने एक सैनिक की छड़ी उठाई और पोप को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन मरने से पहले पोप ने व्लाद को श्राप दिया कि वो जिंदगी भर यूं ही भटकता रहेगा, लेकिन इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक पिशाच या वैम्पायर की तरह। पोप को मारने के बाद व्लाद जैसे ही बाहें फैलाता है, पूरे कमरे में जोर जोर से हवाएं बहने लगती हैं। जीसस की मूर्ति खून के आंसू रोती है और व्लाद के सैनिक उसे खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। और फिर कहानी घूमती है 400 साल बाद के समय पर, जहां हम डॉक्टर डुमोंट को देखते हैं, जो काफी परेशान थे और हॉस्पिटल से निकलकर पासी के चर्च में रहने वाले एक पादरी के पास जा रहे थे। असल में डॉक्टर डुमोंट की एक पेशेंट है मारिया, जो कभी एक हंसती खेलती लड़की हुआ करती थी और उसकी शादी इंग्लैंड की क्वीन के पोते हेनरी के साथ होने वाली थी। लेकिन शादी के दिन ही मारिया को कुछ हुआ और उसने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। डुमोंट और उनकी टीम ने काफी कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए कि मारिया को एग्जैक्टली क्या हुआ है। इसलिए डुमोंट को लगता है कि ये बीमारी शायद मेडिसिन से ठीक होने वाली है ही नहीं। प्रीस्ट ये बातें सुनते ही डुमोंट की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और फिर ये एक बेसमेंट में जाते हैं, जहां मारिया को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। वो प्रीस्ट, डॉक्टर और उसके सेक्रेटरी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीस्ट उसे चेक करते ही समझ जाता है कि मारिया को क्या हुआ है, इसलिए वो कमरे की खिड़की खोल देता है और सूरज की रोशनी देखते ही मारिया जोर जोर से चीखने लगती है। इस पर प्रीस्ट बताता है कि ये एक वैम्पायर है, लेकिन डुमोंट को लग रहा था कि ये किसी तरह का पागलपन है। डुमोंट को यकीन दिलाने के लिए प्रीस्ट मारिया को अपने बारे में और अपने मालिक के बारे में सब कुछ बताने को कहता है, लेकिन मारिया राजी ही नहीं थी। तब पादरी उसे 2 बूंद खून पिलाता है और वो सब कुछ उगलने लगती है। वो बताती है कि उसका मालिक एक राजकुमार है जो यहाँ कभी भी पहुंचता होगा। उसने आगे बताया कि राजकुमार को अपनी राजकुमारी की तलाश है जो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद वो और खून की मांग करती है, लेकिन पादरी उसे यहीं छोड़ने को कहता है और डुमोंट को बताता है कि वो लंबे अरसे से वैम्पायर्स पर रिसर्च कर रहा है और इससे पहले कि वो राजकुमार अपनी राजकुमारी को ढूंढता हुआ यहाँ पे आए, उन्हें राजकुमारी को ढूंढना होगा, क्योंकि अब वही है जो दुनिया को वैम्पायर से बचाने में उनकी हेल्प कर सकती है।
दूसरी तरफ हम जॉनथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भेड़ियों से भरे बर्फीले जंगल में अकेला रह जाता है क्योंकि घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर आगे जाने से इनकार कर देता है। इस पर जॉनथन उसकी मशाल और एक हथियार लेकर पैदल ही आगे का रास्ता तय करता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे भेड़िए उसके पीछे हैं, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी जान बचाने के लिए अभी वो एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर ही रहा था कि इतने में उसे एक महल की परछाई जैसी नजर आती है। वो उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाता है और सामने एक बड़ा सा महल देखकर राहत की सांस लेता है। इतने में महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे ऑपरेट कर रही हो। इसी तरह एक के बाद एक दरवाजे खुलते हैं और अपने आप बंद होते चले जाते हैं और फिर सामने आता है एक बूढ़ा और अजीब सा व्यक्ति जो जॉनथन के हाथ से मशाल लेकर एक कोने में फेंकता है और पूरा महल लाइट से रोशन हो जाता है। जॉनथन उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए अपना नाम और काम बताता है। जॉनथन कहता है कि उसकी मुलाकात इंग्लैंड में एक लड़की से हुई। उस लड़की ने बताया कि ये महल बहुत ही कीमती है और आप इसे बेचना चाहते हैं। इस पर इस व्यक्ति ने भी अपना परिचय दिया और कहा कि वो व्लाद द्वितीय है, यानी ये वही राजा व्लाद है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। व्लाद जॉनथन से ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे ड्रैकुला भी कह सकता है। हालांकि जॉनथन ने महल में आने का जो कारण बताया और वो जिस लड़की की बात कर रहा था, ड्रैकुला खुद उससे अनजान था, लेकिन उसे लगा कि वो शायद उसकी ही कोई सेविका होगी। इसके बाद ड्रैकुला जॉनथन को खाना खिलाता है और फिर एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता है। साथ में ये भी कहता है कि चाहे जो भी हो जाए रात में वो कमरे से बाहर ना निकले। जॉनथन को ये बात अजीब जरूर लगी, लेकिन उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ पादरी मारिया के होने वाले पति हेनरी से मुलाकात करता है। हेनरी मारिया को लेकर परेशान था, लेकिन पादरी उसे शांत करता है और मारिया का कमरा चेक करता है, जहां उसे किताब का फटा हुआ पन्ना मिलता है और साथ में एक इत्र की बोतल भी मिलती है। इधर ड्रैकुला भी जब अपने महल में घूमते हुए एक किताब को देखता है तो उसका भी एक पेज गायब था, यानी मारिया के पास वो पन्ना ड्रैकुला की किताब का ही था। कुछ देर बाद जॉनथन को महल से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और उससे रहा नहीं जाता। ड्रैकुला के मना करने के बावजूद भी वो बाहर गलियारे में घूमना शुरू कर देता है और तहखाने में पहुंच जाता है, जहां उसे एक ताबूत दिखता है और जैसे ही वो ताबूत को खोलता है उसमें ड्रैकुला आराम कर रहा था। वो आंखें खोले बिना ही जॉनथन से कहता है कि उसे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। इतने में पीछे से कोई जॉनथन पर वार करता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को उसी जगह पर जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। जॉनथन भगवान का नाम पुकारता है और ड्रैकुला उसे ऐसा ना करने को कहते हुए उल्टा लटका देता है। साथ ही उसकी गर्दन पर एक कट लगाकर अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो एक वैम्पायर है जो सदियों से जिंदा है और अब वो जॉनथन को मारकर उसका खून भी पीने वाला है। जॉनथन मरना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही ड्रैकुला ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी, जॉनथन ने कहा कि मुझे जानना है कि तुम्हारी कहानी क्या है। ड्रैकुला जानता था कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अपने शिकार की आखिरी इच्छा पूरी करना उसका फर्ज था, इसलिए वो उसे कुर्सी से बांधकर अपने बीते हुए दिनों को याद करता है और बताता है कि आज से 400 साल पहले वो एक राजा हुआ करता था, राजा व्लाद, और उसे भी भगवान पर पूरा यकीन था। लेकिन फिर उसकी पत्नी मर गई और भगवान पर से उसका विश्वास भी उठ गया। लेकिन पादरी ने कहा था कि उसकी पत्नी एक बार फिर से जन्म लेगी और वो दोनों फिर से मिलेंगे, इसलिए उसने अपनी बीवी की तलाश शुरू की और दुनिया के कोने कोने में गया। वो भारत में भी गया और यहाँ उसने एक खास तरह का परफ्यूम बनाना सीखा जो लोगों को उसके वश में कर सकता था। यूं ही घूमते फिरते उसने लोगों का शिकार भी किया और उनका खून भी पी लिया। इसी बीच वो वर्सोव में एक पार्टी में पहुंचा और यहाँ उसे इसाबेल नाम की एक लड़की मिली। ड्रैकुला को लगा कि इसाबेल उसकी रानी है, लेकिन जल्द ही उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई और उसने गुस्से में आकर इसाबेल समेत पार्टी में आई सभी महिलाओं को मार गिराया, जिनमें से एक मारिया भी थी। इसके बाद उसने लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि एलिजाबेथ को ढूंढना अकेले उसके बस की बात नहीं है, इसमें गुलाम ही उसकी मदद कर पाएंगे। इसलिए वो लोगों का खून चूस कर उन्हें मारता नहीं है, बल्कि अपना दास बना लेता है। कहानी सुनने के बाद जॉनथन उसे अपने प्यार का वास्ता दे देता है ताकि वो उसे छोड़ दे। वो अपनी मंगेतर मीना की तस्वीर ड्रैकुला को दिखाता है, जो बिल्कुल एलिजाबेथ से मिलती जुलती थी। तस्वीर को देखते ही ड्रैकुला बावरा सा हो जाता है, क्योंकि वो मीना नहीं बल्कि उसकी एलिजाबेथ थी जिसने दोबारा जन्म लिया है। वो जॉनथन से पूछता है कि उसे यहाँ किसने भेजा है। इस पर जॉनथन बताता है कि कुछ समय पहले ही उसकी मुलाकात
किंग हेनरी की होने वाली पत्नी मारिया से हुई थी। बाद में जोनाथन ने मारिया को मीना से मिलवाया और मीना से मिलने के बाद ही उसने जोनाथन को इस महल के बारे में बताया। ये सुनकर ड्रैकुला समझ जाता है कि उसकी गुलाम वैम्पायर मारिया ने उसकी पत्नी को ढूंढ लिया था, इसलिए उसने जोनाथन को यहाँ भेजा। ये सोचकर वो खुशी से नाचते हुए अपने गुलामों को जोनाथन को कैद करने का आदेश देता है, क्योंकि अब वो अपनी एलिजाबेथ यानी मीना को लेने के लिए इंग्लैंड जाने वाला था। दूसरी तरफ प्रीस्ट डॉक्टर डुमोंट से बात करता है और उसे एलिजाबेथ की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि यही है वो राजकुमारी जिसकी तलाश वैम्पायर पिछले 400 सालों से कर रहा है। इतने में कैबिन में एक यंग डॉक्टर आता है और बाहर आई एक लड़की के बारे में इन्फॉर्म करता है जो मारिया से मिलने के लिए आई थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मीना ही थी, जो मारिया की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी और यहाँ उसका हाल चाल जानने के लिए आई थी। लेकिन मीना मारिया के रूप में एक वैम्पायर की दोस्त थी और ये बात डुमोंट और प्रीस्ट के गले उतर ही नहीं रही थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहे थे कि एक वैम्पायर भला एक लड़की को दोस्त क्यों बनाएगा। इसलिए दोनों मीना से पूछताछ करने लगते हैं, जैसे कि वो दोनों कब और कहाँ मिले थे और उनकी दोस्ती कब हुई। मीना बताती है कि मारिया से उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और तभी से वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसके साथ ही वो अपने बारे में बताती है कि उसकी जोनाथन के साथ सगाई हो चुकी है। हालांकि सगाई जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन अब वो जोनाथन की होने वाली पत्नी है। लेकिन उसके चेहरे से खुशी जरा भी नहीं छलक रही थी, इसलिए प्रीस्ट और डॉक्टर को शक हुआ कि कहीं यही एलिजाबेथ तो नहीं, क्योंकि उसकी शक्ल एलिजाबेथ की शक्ल से हूबहू मैच हो रही थी। अपना शक दूर करने के लिए दोनों ने मीना की लाइक डिसलाइक और उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछा, जिस पर मीना ने कहा कि उसे कई बार ऐसा लगता है जैसे उसका जन्म इस सेंचुरी में हुआ ही नहीं है, बल्कि वो बहुत लंबे समय से यहाँ है। साथ ही उसने प्यार पर गहरी बातें की और ये सुनकर प्रीस्ट को यकीन हो गया कि यही है एलिजाबेथ जिसे ड्रैकुला ढूंढ रहा है। इसके बाद मीना यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते प्रीस्ट वो कहाँ रह रही है ये भी पूछ लेते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो अब इंग्लैंड में आ चुका है और एक चर्च के बाहर खड़ा है। उसने एक भिखारी के भेष लेकर अंदर से झांक रही नन से कहा कि वो बहुत दिनों से भूखा है और बाहर बहुत ठंड है, उसे मदद की जरूरत है। ये सुनकर नंस ने उसे एक बूढ़ा भिखारी समझकर अंदर ले लिया और इसके लिए खाने का इंतजाम करने लगी। कुछ ही देर में एक नन हाथ में सूप का कटोरा लिए बाहर आती है और उस भिखारी का असली रूप देखकर चिल्ला पड़ती है। ड्रैकुला एक एक करके सभी नन्स को मारने लगता है ताकि उनका खून पीकर वो जवान दिख सके। इसके बाद वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां मारिया को रखा गया था। वो यहाँ भी सभी को मार देता है और मारिया को छुड़ाकर उसे काम सौंपता है। एक तरफ जहां ड्रैकुला धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन महल में बैठा ये सोच रहा था कि अगर वो यहाँ रहा तो मारा जाएगा, इसलिए उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि वो जिंदा बच सके और इंग्लैंड पहुंचकर मीना को बचा सके। इसलिए वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से उसके हाथ भी खुल जाते हैं। इसके बाद वो महल के पीछे से भागने लगता है। हालांकि पीछे ड्रैकुला के सेवक आते हैं, लेकिन जोनाथन उनसे बचते बचाते यहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधा इंग्लैंड के लिए दौड़ लगाता है। इधर मीना अपने कमरे में बैठी कुछ सोच ही रही थी कि इतने में पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड मारिया उसके पास आती है और मारिया को देखकर मीना तो एकदम शॉक्ड ही रह जाती है। मारिया बताती है कि वो ठीक हो गई है, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे छोड़ दिया है। और ये सुनकर मीना को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आजाद थी। इसके बाद मारिया मीना को एक पार्टी के बारे में बताती है और उसे अपने साथ चलने को भी कहती है। हालांकि पहले तो मीना मना करती है, लेकिन मारिया के जिद करने पर वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और फिर दोनों पार्टी में जाती हैं, जहां ड्रैकुला पहले से ही मीना का इंतजार कर रहा था। पूरे 400 साल बाद अपनी पत्नी को देखकर ड्रैकुला उसे देखता ही रह जाता है। मारिया दोनों की मुलाकात करवाती है और फिर इन्हें अकेले में बात करने के लिए छोड़ देती है। ड्रैकुला घुमा फिराकर मीना को उसके अतीत के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि उसकी शादी जोनाथन के साथ होने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद ड्रैकुला खुद मीना को उसके घर तक छोड़ने जाता है, जबकि कमरे में घुसते ही मीना को प्रीस्ट और जॉन मिलते हैं, जो पहले से ही उसके कमरे में छुपकर बैठे हुए थे ताकि उसे सच्चाई बता सके। यहाँ जॉन की हालत थोड़ी खराब होती है, इसलिए मीना भी घबरा जाती है और पादरी उसे सब कुछ बताता है कि ड्रैकुला कौन है और वो यहाँ क्यों आया है। लेकिन उन्होंने मीना के पिछले जन्म के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि ड्रैकुला के पास एक जादुई इत्र है जिसकी वजह से मीना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी।
इसके बाद पादरी ने मारिया के बारे में पूछा, जिस पर मीना ने कहा कि वो ठीक हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया। लेकिन पादरी ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसे ड्रैकुला ने छुड़ाया था और बदले में वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। साथ ही उसे यह भी बताया जाता है कि मारिया खुद भी एक वैम्पायर है। ये सुनकर मीना को बहुत हैरानी हुई। वहीं जोनाथन की हालत खराब हो रही थी, इसलिए सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और इधर मीना खुद को एक कमरे में बंद करके एक म्यूजिक बॉक्स को सुनती है जो ड्रैकुला ने ही उसे दिया था। इतने में यहाँ ड्रैकुला भी पहुंच जाता है और मीना उसे खुद से दूर रहने को कहती है। ड्रैकुला उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे म्यूजिक बॉक्स के जरिए 400 साल पहले की बातें याद दिलाता है। मीना को भी अपना अतीत याद आ जाता है और वो ड्रैकुला से हमेशा अपने साथ रहने को कहती है, लेकिन इसके लिए उसे भी वैम्पायर बनना होगा। पर इसके लिए ड्रैकुला राजी नहीं था, लेकिन मीना बार बार जिद करती है ताकि वो भी उसकी दुनिया में उसके साथ ही रह सके और फिर ड्रैकुला भी मान जाता है और उसकी गर्दन पर काट कर उसे भी अपने साथ अपने महल ले जाता है। वहीं मीना के कमरे के बाहर उसके पिता को एक अजीब सी गंध महसूस होती है और वो समझ जाते हैं कि ड्रैकुला अंदर ही है, इसलिए वो पादरी के साथ कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं। लेकिन अब वहां मीना की टोपी के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्रीस्ट को समझते देर नहीं लगती कि ड्रैकुला मीना को अपने साथ ले गया है, लेकिन वो एक शैतान था, इसलिए उसे रोकना भी जरूरी था। इसके बाद ये लोग हेनरी के पास पहुंचते हैं जहां मारिया भी लौट आई थी। हेनरी उसे देखते ही गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही मारिया उसकी गर्दन काटने के लिए झुकती है, पादरी उसे मार देता है। इसके बाद पादरी हेनरी को सब कुछ समझाता है और ये लोग ड्रैकुला को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। हेनरी की पूरी सेना उसके साथ थी। ये लोग महल में पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला 400 साल बाद अपनी पत्नी से मिलकर खुश था। वो उसे पूरा घर दिखाता है, कमरा दिखाता है, पर तभी हेनरी की सेना यहाँ हमला कर देती है। इस बार ड्रैकुला किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी से बिछड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे कमरे में छुपाकर खुद हेनरी की सेना का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं सेना ने महल पर गोले दागने शुरू कर दिए थे। जोनाथन के इशारे पर पादरी और बाकी सब बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला आराम करता था। यहाँ वही ताबूत रखा हुआ था और उसमें हलचल भी हो रही थी। सभी को लगा कि ड्रैकुला इसी में है, इसलिए ताबूत पर तीर, भाले और दूसरे हथियारों से हमला किया जाता है। लेकिन अफसोस उसमें ड्रैकुला था ही नहीं, बल्कि वो तो जोनाथन के पीछे से आकर बाकी लोगों को मारने लगता है। इसके बाद वो पादरी के ऊपर भी तलवार तान देता है, लेकिन पादरी कहता है कि वो यहाँ उससे लड़ने के लिए नहीं आया है। ड्रैकुला भी कहता है कि उसकी लड़ाई ईश्वर के साथ है और इस बार वो अपनी पत्नी से अलग नहीं होगा। इस पर पादरी हंसने लगता है और ड्रैकुला को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो, लेकिन ये कैसा प्यार है? तुम उसे कैसी जिंदगी दे रहे हो? ये जिंदगी तो मरने से भी ज्यादा बदतर है। तुम जानबूझकर उसे जानवर बना रहे हो, एक शैतान बना रहे हो। क्या ये सही है? अगर तुम सच में अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो उसे एक अच्छी जिंदगी दो और इसके लिए तुम खुद को मार दो, क्योंकि अगर तुम मर गए तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, वापस से इंसान बन जाएगी और एक अच्छी जिंदगी जिएगी। ड्रैकुला खुद सिर्फ एक वैम्पायर नहीं बल्कि वैम्पायरों का राजा था, इसलिए वो जानता था कि वैम्पायर्स की जिंदगी कितनी खराब होती है, लेकिन वो एलिजाबेथ की जिंदगी ऐसी नहीं चाहता था। इसलिए वो पादरी की बात मान लेता है और एलिजाबेथ को कमरे में लॉक कर देता है। वहीं एलिजाबेथ भी समझ चुकी थी कि ड्रैकुला क्या करने वाला है, इसलिए वो रोती है, चिल्लाती है और उसे ऐसा ना करने को कहती है। लेकिन ड्रैकुला पादरी से कहता है कि वो उसे मार दे और पादरी उसके सीने पर हमला कर उसे मार देता है। ड्रैकुला के मरते ही एलिजाबेथ वापस से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसे ड्रैकुला के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद था। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं सकती थी और ये बात जोनाथन भी जान चुका था, इसलिए वो उससे शादी नहीं करता बल्कि उसे ड्रैकुला की यादों में ही रहने देता है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ड्रैकुला की ये प्रेम कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।